मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नो यू। मैं तुम्हें जान रहा हूँ, आई एम नोइंग यू। क्या ये सही है? गलत। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, आई लव यू। मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ। क्या ये सही है? गलत। नमस्कार दोस्तों, सावन निस्फील्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ब्स को लेकर जिससे लोगों की काफ़ी सारी जो कन्फ्यूजन है जुड़ी हुई है। ठीक है, और उन वर्ब में से कौन कौन से वर्ब्स हैं, जैसे कि सी, जैसे कि स्मेल, जैसे कि टेस्ट, जैसे कि लव। ठीक है, तो इन सभी को हम जानेंगे। जैसे लव मतलब क्या हो गया? प्यार करना, तो आई एम लविंग यू कहना गलत हो, लेकिन लव मतलब इंजॉय करना हो गया, तो आई एम लविंग द आइसक्रीम सही है, आई एम लविंग द चॉकलेट सही है। ऐसा क्यों होता है आज हम देखने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा जान लें कि वर्ब जो है इसी के लिहाज से वर्ब्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं स्टेटिव, एक को कहते हैं डायनेमिक। स्टेटिव का मतलब होता है कि जिसका इस्तेमाल हम केवल कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं, बाकी और टेंस में कर सकते हैं। जैसे नो, क्या कभी आपने किसी को बोलते सुना है कि मैं तुम्हें जान रहा हूं, आई एम नोइंग यू। जैसे बिलीव, क्या आपने किसी को सुनते कहते देखा है कि वह मुझ पर भरोसा कर रही है, सी इज बिलीविंग मी? नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे वर्ब्स है जिसका इस्तेमाल हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं। तो ये बात हो गई। वहीं पर कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसका इस्तेमाल हम किसी भी टेंस में कर सकते हैं, उसे कहते हैं डायनेमिक वर्ब। जैसे गो, आई गो, मैं जाता हूँ। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ज़्यादा लेट ना करते हुए, वो हमारा लव। सबसे पहले शुरू करते हैं वो हमारा लव। देखिए, आज पूरी की पूरी दुनिया आज प्यार के पीछे पागल है। कोई बकरा किसी बकरी के पीछे पागल है प्यार में, कोई मुर्गा किसी मुर्गे के पीछे पागल है प्यार में, कोई कुत्ता किसी कुतिया के पीछे पागल है प्यार में। सब लोग प्यार बांटने में लगे हैं। कोई अपने अंदर अपने आप से कोई प्यार नहीं करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लव के बारे में। लव का दो मतलब होता है, एक प्यार करना और एक एंजॉय करना। मान के चलो कि ये कोई माँ है, ये अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। क्या ये माँ कह सकती है कि अ मदर इज़ लविंग हर डॉटर? एक माँ अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार कर रही है, ये जो माँ है? नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी लव का इस्तेमाल प्यार करने के सेंस में हो तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। हमें यहाँ कहना होगा अ मदर लव्स हर डॉटर। ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। लव का मैंने होता है कि दो मतलब, एक होता है प्यार करना। जब भी लव का मतलब प्यार करना हो तो उसको कभी भी हम कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हाँ, दूसरे टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट हो, पास्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। बस कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट का हो, परफेक्ट का हो या पास्ट का हो। तो हम यहाँ नहीं कह सकते हैं कि अ मदर इज लविंग हर डॉटर, ये इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट क्या होगा कि अ मदर लव्स हर डॉटर, एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है। ठीक है, उसी तरीके से आप अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप कभी नहीं कह सकते हैं कि आई एम लविंग माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता को, मैं अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा हूँ। नहीं, आपको जब भी कहना हो क्या कह सकते हैं आप कि आई लव माई पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि जब भी लव का मतलब प्यार करना होता है तो इसका इस्तेमाल हम कभी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं, कभी भी इसका इस्तेमाल हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, प्यार का एक और मतलब होता है। प्यार का मतलब होता है किसी चीज़ को इंजॉय करना। जिससे मान के चलो कि कुछ लड़कियां हैं, ठीक है, जो आइसक्रीम को खाकर इंजॉय कर रही है। ठीक है, तो आइसक्रीम को इंजॉय कर रही है। कुछ सारे बच्चे होते हैं जो चॉकलेट को इंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दिस गर्ल्स आर लविंग द आइसक्रीम। ये जो लड़कियां हैं ये आइसक्रीम को इंजॉय कर रही है। ठीक है, उसी तरह से कोई बच्चा अगर बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाता है, उसे बहुत पसंद है, तो हम कह सकते हैं कि दिस चाइल्ड इज लविंग द आइसक्रीम। कहने का मतलब है कि जब लव का मतलब इंजॉय हो तो उसको हम किसी भी टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि दिस गर्ल्स लव द आइसक्रीम, आप ऐसे ही कर सकते हैं कि दिस गर्ल्स आर लविंग द आइसक्रीम। लेकिन जब भी लव का मतलब प्यार करना हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते, उसको सिंपली हम कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट। आपकी अभी अभी शादी हुई है और शादी जब हुई है तो आपकी पत्नी घर आई है, ठीक है, और अपने हाथों से खीर बना करके आपको दी। लड़कियों का क्या है ना कि उन्हें तारीफ बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उन्हें क्रिटिसाइज ज़रा भी पसंद नहीं है। तो लड़की ने आपकी जिससे शादी हुई आपको कहा उन्होंने कि खीर खा के बताओ कि खीर कैसा लगता है। अगर वो खीर मतलब ऐसा लगे कि कोई 400-500 साल का सड़ा हुआ कोई अचार है,
खाने के बाद, तब भी आप नहीं कह सकते हैं कि खीर खराब लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप उसके सामने उसका बुराई नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब भाइयों बहनों कि टेस्ट का दो मतलब है। एक होता है लगना। लगना मतलब किसी चीज़ को खा करके देखें और बताएं कि लगा। जैसे मैंने आपको कहा कि कोई आपकी शादी हुई है तो आपकी पत्नी आपको जो है खीर ला करके दी और बोली बताओ कि कैसा लगा। आपने खीर खाया, आपको भले ही खीर बहुत ही बकवास लग रहा हो, लगा हो इसे 300-400 साल का सड़ा हुआ कोई अचार वगैरह है, लेकिन तब भी आप कहोगे क्या कि वाह, क्या तुम्हारे हाथों में क्या जादू है, क्या तुमने बनाया है। क्योंकि आपको भी मालूम है कि अगर आपने ऐसा नहीं कहा तो आपके साथ उचित अनुचित व्यवहार भी हो सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब भी टेस्ट का मतलब लगना खा करके टेस्ट किए और बताएं, तो उस केस में आप कभी भी टेस्ट का इस्तेमाल आप कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं। हाँ, किसी और टेंस में कर सकते हैं। जैसे मान के चलो कि फूड है, हमने किसी फूड को खाया, किसी खाना खाया और हमें बताना है कि फूड कैसा लग रहा है, तो हम यहाँ नहीं कह सकते हैं कि नो डाउट द फूड इज टेस्टिंग डिलीशियस, मतलब कोई शक नहीं है कि जो खाना है वो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ टेस्ट का मतलब क्या? लगना है। लगना कैसे? तो खा करके बताएं आप। ठीक है। शादी ब्याह होता है गांव देहात में, तो गांव देहात में क्या नियम है कि जब भी लड़का बारात जाता है तो जैसे लड़के के घर पहुंचता है वो, तो गाड़ी से उतरने से पहले उसके मुंह में 4-5 लड्डू जबरदस्ती घुसेड़ दिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि लड्डू आपको कैसा लगा। लड़का को मजबूरी में बोलना होता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, कसम से लड्डू बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप भले हिंदी में बोल रहे हैं कि लड्डू बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों अंग्रेज गुस्सा जाएगा उस तरफ, फिर अंग्रेज कहेगा कि गलत बोल रहा है। क्योंकि नियम यह है कि टेस्ट का मतलब जब लगना हो तो आप उसको कभी भी कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये गलत हो गया। सही क्या है? नो डाउट द फूड टेस्ट्स डिलीशियस, ये सही है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब टेस्ट का मतलब चखना हो, चखना मतलब मान के चलो कि किसी का शादी ब्याह हो रहा है, आप वहाँ गए, आपको खाना कुछ नहीं मिला, आप साइड में घुस गए और जो जहाँ खाना बना मुँह में आप डालते गए, है ना। तो किसी ने आपको देख लिया और आपको कहा वाई आर यू टेस्टिंग माई फूड, तुम मेरा खाना क्यों चख रहे हो, क्यों खा रहे हो। तो जब भी टेस्ट का मतलब चखना हो तो उसको आप किसी भी टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस, है ना। यहाँ पर कैन बी यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस लिखा हुआ है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आप करेक्ट कर लेना, किसी भी टेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, कंटिन्यूअस में हो। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। एक है थिंक। थिंक का दो मतलब है। एक जैसे मान के चलते हैं, एक मतलब होता है लगना। जब बोलते हैं आप लगना तो अपना आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं, आप अपना ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं कि मेरा क्या राय है। इलेक्शन जब आते हैं तो जितने सारे न्यूज़ चैनल वाले हैं, मुर्गा मुर्गी उनके बस चले तो किसी मुर्गा मुर्गी के चोंच में मैं घुसेड़ दें और पूछें कि आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनते दिख रही है, तो मुर्गा जवाब देगा मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी या बीजेपी या आम आदमी पार्टी सरकार बनाते हुए दिखाई पड़ रही है। अजीब वो हरकत होते हैं मीडिया वालों का, मतलब फालतू चीज़ें बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं ये लोग, है ना। और जो ऑथेंटिक चीज़ होते हैं उस पर ये बात नहीं करते हैं। अभी इतना सारा प्रोटेस्ट चल रहा है ऑनलाइन जो लेकर के है, रोजगार दो को लेकर के है, लेकिन ये लोग ज़्यादातर उसको कवर नहीं कर रहे हैं। लेकिन तो कहने का मतलब ये है कि जब थिंक का मतलब लगना हो, अपना जब आपको एक्सपीरियंस देते हैं, आप अपना को ओपिनियन देते हैं। जैसे मुझे लगता है कि मेरा एक घर होना चाहिए, मुझे लगता है कि भारत को बहुत आगे जाना चाहिए, मुझे लगता है कि अगला प्रधानमंत्री ये होना चाहिए, मुझे लगता है कि मेरे बच्चे का एडमिशन इस स्कूल में होना चाहिए, है ना। तो जब आप अपना ओपिनियन देते हो, जब अपना आइडिया को एक्सप्रेस करते हो, तो उस केस में आप कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप भले बोल रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि मैं ये करूं, लेकिन आप अंग्रेजी में ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो आई एम थिंकिंग दैट आई हैव मेट यू बिफोर, है ना। मान के चलो आप टीचर हैं और आपने किसी छात्र, बहुत सारे छात्रों को पढ़ाया और बहुत सारे छात्र अच्छे जगह पे गए। कोई एक छात्र कोई होटल में घुस करके पोछा मार रहा है, आप वहाँ घुस गए खाना, अब वो छात्र आपको गौर से देख रहा है, हाँ सर अरे आप यहाँ, और आप उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं कि यार मेरा बेइज्जती हो जाएगा कि ये लड़का मुझसे पढ़ करके होटल में काम कर रहा है, मेरा बेइज्जती हो जाएगा। वो ज़बरदस्ती बोल रहा है सर आप यहाँ बैठिए बैठिए बैठिए।
तो आप कह सकते हैं कि आई एम थिंकिंग दैट आई हैव मेट यू बिफोर। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कि आप हिंदी में भले ही बोल देते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ, अंग्रेजी आपको ऐसा अलाउ नहीं करता है। जब भी थिंक का मतलब लगना हो तो उस केस में आपको कंटिन्यूअस टेंस नहीं बल्कि कोई दूसरा टेंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट आई हैव मेट यू बिफोर, तो ये पहला वाला गलत हो गया, दूसरा वाला सही हो गया। लेकिन थिंक का मतलब होता है सोचना। जैसे मैं चांद पे जाने के बारे में सोच रहा हूँ, है ना। जैसे जब लड़का लोग का शादी होता है, शादी होने से पहले जब रिश्ता लग जाता है और जब फ़ोन पे बात करते हैं तो बड़ा अजीब अजीब बात करते हैं, मतलब ऐसा ऐसा बोलते हैं जो कभी संभव ही नहीं है। मैं तुम्हें चांद ला कर दूंगा, मैं तुम्हें सूरज ला करके दूंगा, ब्रह्मांड तेरी मुट्ठी में कर दूंगा, तो ससुराल में दिया था ब्रह्मांड पूरा रे, जो तू ला के दे देगा उसको। तो इसीलिए जब भी थिंक का मतलब सोचना हो, जब भी थिंक का मतलब सोचना हो तो उस केस में आप किसी भी टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई एम थिंकिंग अबाउट बाइंग, जैसे मैं एक नया कार खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ, मैं वहाँ जाने के बारे में सोच रहा हूँ, मैं ये कपड़ा खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ, मैं ये करने को सोच रहा हूँ, मैं वो करने को सोच रहा हूँ। आजकल पढ़ाई में लड़का लोग क्या करते हैं मालूम है, फ़ोन एगो मिले गया है जियो लेकर के, और ओकरा लेकर के दिन भर रात भर बतीते रहता है। कोई भाभी के ननद से बात कर रहा है, ठीक है, भाभी के ननद से, तो कोई भैया के साले से बात कर रहा है, लगल है। आई एम थिंकिंग ऑफ अदर्स, मैं उनके दूसरों के बारे में सोच रहा हूँ, मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ, मैं इनके बारे में सोच रहा हूँ, मैं इनके बारे में सोच रहा हूँ। तो जब भी थिंक का मतलब सोचना हो तो उसको आप किसी भी टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि आई थिंक अबाउट बाइंग अ कार, है ना। सी थिंक्स ऑफ अदर्स, सी थिंक्स ऑफ मी, आप ऐसे ही कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब थिंक मतलब लगना हो, है ना, तो उस केस में आप इसको कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा जो है सी। सी का मतलब होता है देखना। गाना सुना है ना, टुकुर टुकुर देखते हो क्या। एक हमारे गांव तरफ शादी हो रही थी, है ना, कुतिया की शादी जो हो रही थी मुर्गा से हो रही थी। जब कुतिया अपना घर में बैठी हुई थी, जब मुर्गा बारात लेकर के आया तो मुर्गा जो है कुतिया को बहुत गौर से देख रहा था। कुतिया ने पूछा टुकुर टुकुर देखते हो क्या। मुर्गा ने जवाब दिया कि पूछे तेरी और मुँह तेरा। कहने का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों कि जब भी सी का दो मतलब होता है, एक देखना, नज़र में आना, और एक होता है मिलना। जब भी सी का मतलब देखना या नज़र में आना हो तो उस केस में आप इसका कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, आर यू सीइंग द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। हिंदी में तो बोलने में बड़ा मज़ा आता है, आसमान में उड़ते हुए पक्षी को देख रहे हो क्या, है ना। लेकिन अगर आप इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं तो हो सकता है कि फिर से अंग्रेजी में भारत आ जाए। ध्यान रखिए, बोलेगा कि देखो गलत बोल रहा है, तो ध्यान रखिए कि जब भी सी का मतलब देखना हो तो उसको हम कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ नहीं कह सकते हैं कि आर यू सीइंग द बर्ड फ्लाइंग द स्काई, इसको हम करेक्ट कर सकते हैं कि कैन यू सी द बर्ड्स फ्लाइंग द स्काई, या हम ऐसे तो कह सकते हैं कि डू यू सी द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। तो ये सही है और ये गलत है। लेकिन जब सी का मतलब मिलना हो, सी का मतलब मिलना भी होता है ना, जैसे ही इज़ कमिंग टू सी मी, आई एम गोइंग टू सी हर, तो उस केस में आप सी का किसी भी टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई एम सीइंग यू टुनाइट, मैं आज रात तुमसे मिल रहा हूँ, ठीक है। उसी तरीके से ही इज सीइंग द सीएम टुमारो, वह कल सीएम से मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि जब भी सी का मतलब मिलना हो तो उस केस में आप इसका इस्तेमाल किसी भी टेंस में कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा हैव। हैव से क्या होता है, जब भी हैव का मतलब होता है पास में होना, हैव का मतलब होता है अधिकार में होना। लड़के लोग क्या है ना, हम जब जहाँ तक हम पढ़े हैं, जहाँ तक मैं जब दिल्ली में पढ़ने गया तो और कहीं भी, तो लड़के लोग फेंकने के बहुत ज़्यादा आदत होते हैं। मेरे पास ये है, मेरे पापा के पास वो है, या मेरे पापा के पास ये है, मेरे भाई के पास ये, मेरे पास ये, मेरे पास वो है ना। और बहुत सारे लोग हैं जिसको फेंकने का बहुत आदत होता है। कुछ काम दाम है नहीं लेकिन फेंकेंगे बहुत, मेरे पास ये है, मैं वो हूँ, ये हूँ। तो ध्यान रखिए कि जब भी हैव का मतलब पास में होना हो, जब भी हैव का मतलब अधिकार में होना हो, तो हम कभी भी उसका कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, हम क्यों कहेंगे कि आई एम हैविंग अ कार, हम नहीं कह सकते, ऐसा कहना गलत है। जैसे आप कहते हैं कि मेरे पास एक मर्सिडीज़ है, मान लो है नहीं, मान लेते हैं यार, मानने में क्या दिक्कत है, तो आई हैव अ मर्सिडीज़।
लेकिन मेरे पास एक मर्सिडीज हो रहा है, आई एम हैविंग अ मर्सिडीज, इसका कोई मतलब ही नहीं। इसका मतलब कि जब भी हैव का मतलब पास में होना हो, अधिकार में होना हो, तो उस केस में हम हैव को कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो अंग्रेजन तुमको ससुराल पहुंचा देगा। बढ़ते हैं आगे। जब भी हैव का मतलब खाना पीना, सोना, तैरना, आनंद लेना, जैसे आपने सुना होगा हैव अ डांस, हैव अ बाथ, हैव अ लंच, हैव अ डिनर। तो इस केस में क्या है कि आप उस केस में खाना पीना, सोना, तैरना, आनंद लेना, इस केस में आप उसको किसी भी टेंस में इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे कंटिन्यूअस हो चाहे कोई और हो। एग्जाम्पल समझते हैं। दे आर हैविंग अ ब्यूटीफुल होम, किसी का कोई खूबसूरत सा घर है तो दे हैव अ ब्यूटीफुल होम। दे आर हैविंग अ ब्यूटीफुल होम का क्या मतलब है? गलत हो गया। जब भी हैव का मतलब क्या हो, पास में होना, अधिकार में होना, तो उसको हम कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए क्या हो गया? गलत हो गया। सही क्या होगा कि दे हैव अ ब्यूटीफुल होम। लेकिन जब हैव का मतलब मैंने बताया कि खाना पीना, सोना, तैरना, आनंद लेना हो, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? इसको हम किसी भी टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। जैसे वी आर हैविंग डिनर, हम लोग डिनर कर रहे हैं। वी आर हैविंग डिनर, वी आर हैविंग अ रेस्ट, है ना। तो इस तरह से आप वी आर हैविंग कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हो जो हैविंग से रिलेटेड हो, खाना पीना, सोना, तैरना से रिलेटेड हो, है ना। तो उसमें कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट में। जैसे यहाँ पर दिया वो एक और, वाई डोंट यू हैव अ रेस्ट, है ना, तुम आराम क्यों नहीं कर लेते, है ना। आप ऐसे कर सकते हैं कि वाई आर यू हैविंग अ रेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी हैव का मतलब खाना पीना, सोना, तैरना, आनंद लेना हो, किसी भी टेंस में इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हैव का मतलब पास में होना, अधिकार में होना हो, आप उसको कंटिन्यूस में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट जो हमारा है वो है फील। नेक्स्ट जो हमारा है वो है फील। आजकल क्या वो बच्चों लोग मालूम है, एक नए तरीके का फीलिंग आता है। 14-15 साल होने के बाद एक नए तरीके का फीलिंग आता है, मतलब मन भटकने का मन करता है। आपने गाना तो सुना होगा ना, मन बहका रे बहका आधी रात में। तो ध्यान रखिएगा कि फीलिंग का भी दो मतलब, फील का दो मतलब होता है। एक होता है लगना। लगना मतलब मैंने पहले बताया था, लगना थिंक मतलब लगना। तो थिंक मतलब जो लगना होता है उसको एक ओपिनियन होता है। यहाँ पर फील का मतलब, लगना मतलब किसी चीज़ को टच करके, किसी चीज़ को टच करके। आप ससुराल गए, ससुराल जाने के बाद आप सोचे कि मैं जाऊँगा, मेरा इतना इज्जत होगा, ऐसा होगा। वहाँ गया, बोला बैठ, खाना खाएगा तो बैठ, नीचे बैठा दिया तुमको। तो आपने नीचे बैठा और नीचे बैठा, देखा पक्का क्या है, बहुत ठंडा है। इसका मतलब आपने उसको फील करके टच किया। यहाँ पे एक लड़की है जो दीवार को क्या कर रही है, टच कर रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जब भी फील का मतलब लगना हो, लगना कैसे, तो बाय टचिंग, बाय टचिंग, किसी चीज़ को टच करके, है ना, मैं दीवार को टच करके, है ना। तो जब भी टच लगना हो तो उस केस में क्या होता है, हम इसको कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये लड़की कहती है द सरफेस इज फीलिंग वेरी स्मूथ। ये जो सरफेस जिसको टच कर रही है, ये सरफेस जिसको ये लड़की टच कर रही है, ये कहती है कि द सरफेस इज फीलिंग वेरी स्मूथ। ये गलत हो गया। क्यों? यहाँ फीलिंग का मतलब क्या हो गया, लगना। अच्छा, लगना हो गया तो मैंने क्या कहा कि कैन नॉट बी यूज इन कंटिन्यूस टेंस। इसका इस्तेमाल हम लोग कंटिन्यूस टेंस में नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हम ऐसे कह सकते हैं द सरफेस फील्स वेरी स्मूथ। सरफेस जो है ये बहुत ही स्मूथ फील होता है ना। लेकिन जब लगना का मतलब हो जाए महसूस करना, जब लगना का मतलब होता है महसूस करना, जैसे आप जब बचपन में पढ़ते होंगे क्लास में, तो आपको 1 नंबर 2 नंबर बहुत सारा महसूस होता होगा अंदर से, है ना, बहुत सारा आपको महसूस होता होगा, ठीक है। आप मतलब कहीं पर पार्टी में गए और सोचिए कि अंदर से 4-5 ठो चींटी, लाल चींटी आपके बदन में घुस गई, तो आपको क्या बहुत अच्छा महसूस होगा? तो आपको कुछ ना कुछ तो महसूस होगा ना। तो उसका मतलब जब भी फील का मतलब महसूस करना हो, इसको हम किसी भी टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे टुडे आई एम फीलिंग फाइन, कहते लोग सुने ना कि हाउ आर यू फीलिंग, आई एम फीलिंग वेरी फाइन, आई एम फीलिंग फाइन, आई एम फाइन। तो कहने का मतलब कि जब भी फील का मतलब महसूस करना हो, किसी भी टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो या सिंपल हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा स्मेल। स्मेल का मतलब होता है 2। एक स्मेल का मतलब होता है महकना और एक स्मेल का मतलब होता है सूंघना। जैसे गुलाब क्या है, महकती है कि सूंघती है? तो महकती है। तो सेंटेंस को पढ़ करके सेंस के हिसाब से आपको छांटना होगा कि स्मेल का मतलब महकना आ रहा है कि सूंघना आ रहा है। अगर महकना आ रहा है तो आप इसको कैन नॉट बी यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब स्मेल का मतलब सूंघना आ रहा हो तो आप इसको किसी भी टेंस में इस्तेमाल करने जाओ, अंग्रेज आपका कुछ बिगाड़ने वाले नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे, रोजेज आर स्मेलिंग स्वीट।
आप एक बात बताओ कि रोजेज सूंघते हैं कि महकता है? तो महकता है। मतलब यहाँ पर स्मेल का मतलब महकना है कि सूंघना है? तो महकना है। तो इसीलिए इसको हम कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते, कैन नॉट बी यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस। सॉरी। तो इसीलिए आप वहां पर यह कहना गलत होगा। सही क्या होगा? रोजेज स्मेल स्वीट। रोज जो होता है ये स्वीट महकता है। गुलाब जो फूल होता है ना, ये बहुत ही अच्छा महकता है, बहुत ही प्यारा महक है इसका। किसका? गुलाब के फूल का। ठीक है। देखिए, गुलाब के फूल हो चाहे दुनिया में कोई भी खूबसूरत चीज़ हो, वो अपना उसका जहाँ जगह है ना, वो वहीं ठीक लगता है। ठीक है। तो यहाँ पर मतलब क्या आ गया? महकना। लेकिन स्मेल का मतलब सूंघना भी आ गया। जैसे मिसाल के तौर पे, वाई आर यू स्मेलिंग फ्लावर लाइक दिस? वाई आर यू स्मेलिंग फ्लावर लाइक दिस? तुम फूल को इस तरीके से क्यों सूंघ रहे हो? तो यहाँ पर स्मेल का मतलब महकना आया कि सूंघना आया, है ना? तो महकना आया। तो जब स्मेल का मतलब सूंघना आ जाए, सॉरी सूंघना आया, तो स्मेल का मतलब सूंघना आ जाए तो उसको किसी भी टेंस में इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वाई आर यू स्मेलिंग द फ्लावर लाइक दिस, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा हेयर। हेयर का मतलब होता है सुनना, और एक हेयर का मतलब होता है सुनवाई करना। सुनना जो जनरली आप सुनते हैं, आप बोलते हैं मैं सुन रहा हूँ, ये गलत है। आप अंग्रेजी में ऐसा नहीं बोल सकते। हिंदी में बोल लो, अंग्रेजी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप अंग्रेजी में ऐसा बोलोगे कि आई एम हेयरिंग यू, ये पूरी गलत है। आज से जान लें कि कभी भी आपको नहीं बोलना चाहिए आई एम हेयरिंग यू, ही इज़ हेयरिंग मी, है ना? आप भले हिंदी में बोल रहे हैं, तब भी आपको अंग्रेजी में क्या बोलना होगा? आई हेयर यू। मतलब कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं होगा अगर हेयर का मतलब क्या हो? सुनना हो। एग्जाम्पल के तौर पे, ही इज़ नॉट हेयरिंग वेल, वह सही तरीके से नहीं सुन रहा है। गलत, क्योंकि यहाँ पर हेयर का मतलब क्या हो गया? सुनना, है ना? तो इसलिए जब हेयर का मतलब सुनना हो जाए तो उसको क्या लिखे? साफ साफ कैन नॉट बी यूज इन कंटिन्यूअस टेंस। हम इसका कंटिन्यूअस टेंस नहीं बना सकते। लेकिन जब हेयरिंग का मतलब, जैसे ही, यहाँ पर सही क्या होगा? तो ही डज नॉट हेयर वेल। ये ऐसे कह सकते हैं कि ही कैन नॉट हेयर वेल, लेकिन ही इज नॉट हेयरिंग वेल, गलत। लेकिन जब हेयर का मतलब सुनवाई करना हो, जैसे आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे मुद्दे को सुनवाई करती है सुप्रीम कोर्ट, उसका काम ही सुनवाई करना। जैसे उन्होंने ट्रिपल तलाक को लेकर के सुनवाई किया, अभी फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के सुनवाई कर रहे हैं। तो काफ़ी सारा इश्यू जो है कोर्ट में आता है और जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है। जब हेयर का मतलब सुनवाई करना हो तो किसी भी टेंस में इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट इज हेयरिंग द इश्यू। सुप्रीम कोर्ट इशू क्या कर रही है? सुनवाई कर रही है। तो यहाँ पर हेयरिंग सही हुआ, लेकिन यहाँ पर हेयरिंग गलत हो गया। ही इज नॉट हेयरिंग। सही क्या होगा? ही डज नॉट हेयर वेल या ही कैन नॉट हेयर वेल। और यहाँ पर एकदम सेंटेंस सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। वो जो लाल वाला बटन है ना सब्सक्राइब का, उसको जरूर टच किया कर दो यार, बड़ा रिलैक्स फील होता है कसम से। उसको आप जरूर टच कर दिया करो। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इसके बाद मैं और भी ज़्यादा वीडियो इस तरीके से आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।